हाँ देखो, फोर्स एंड डाइलेक्ट्रिक ड्यूरिंग इंसर्शन इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम ये देख लिया था लास्ट लेक्चर में कि ये फोर्स अट्रैक्टिव है। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि फोर्स अट्रैक्टिव है। अब कितना फोर्स है वो हमको निकालना है। तो नॉन यूनिफॉर्म ई वेक्टर नियर द कॉर्नर्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कॉजेज द डाइलेक्ट्रिक टू बी पुल्ड इनटू द कैपेसिटर। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं बेटा, है ना, यही तो करा है हमने। तो note that the field acts on the induced surface charges on the dielectric which are non-uniformly distributed। ये भी हमको समझ आ गया। अब बात आती है कितना फोर्स से डाइलेक्ट्रिक को अंदर की तरफ खींचेगा। तो केस वन हम ले रहे हैं जब व्हेन बैटरी इज केप्ट कनेक्टेड, जब आपकी बैटरी हमने लगा के रख रखी है। ठीक है, तो फोर्स अप्लाइड बाय दिस कैपेसिटर और द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर ऑन दिस डाइलेक्ट्रिक कैसे निकालें। ठीक है, तो हम एक प्रोसेस बनाते हैं। हम मान लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक इज मूविंग वेरी स्लोली। हम क्या मान लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक इसमें बहुत स्लोली मूव कर रहा है। ठीक है, और आपको इसलिए अब स्लोली मूव कराना है तो अपोजिट डायरेक्शन में इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना कि डाइलेक्ट्रिक पर फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, क्योंकि स्लोली का मतलब है आप उस पर नेट फोर्स हमेशा जीरो रखेंगे। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है अट्रैक्टिव, आपको अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा उसी मैग्नीट्यूड का। तभी ये पॉसिबल है कि डाइलेक्ट्रिक एंटर्स वेरी स्लोली। तो वही कर रहे हैं, मान लो जितना भी इसने फोर्स लगाया उतना फोर्स आपने अपोजिट डायरेक्शन में लगाया। ठीक है, एंड डाइलेक्ट्रिक इज मूविंग वेरी स्लोली। तो अब आप क्या करेंगे, नाउ अप्लाइंग एनर्जी इक्वेशन फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। मान लो किसी स्टेज पर एक्स है, तो अब किसी भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स में वर्क डन बाई एक्सटर्नल, अब ये जो एक्सटर्नल यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, प्लस बैटरी, बैटरी का वर्क किसके बराबर होगा, चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी इक्वल प्लस चेंज इन, सॉरी, प्लस हीट प्रोड्यूस प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये जो आपकी एनर्जी इक्वेशन है इलेक्ट्रिकल सर्किट की, अब ये कंप्लीट होती है बेटा। इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स आएगा वो भी बैटरी वाली साइड आ जाएगा। ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी का चेंज है वो डेल्टा यू है, अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो वो डेल्टा एच है, अगर काइनेटिक एनर्जी भी किसी की चेंज हो रही है तो वो डेल्टा के है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि स्लोली हम इसको ला रहे हैं तो डेल्टा के वाला फैक्टर पहले ही जीरो हो गया है। ठीक है ना, डेल्टा के वाला फैक्टर जीरो हो गया। तो जब आप इसको अंदर डाइलेक्ट्रिक आ रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर आने के साथ साथ कैपेसिटेंस भी चेंज होती जा रही है। तो आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर आने पे कैपेसिटेंस बढ़ती है या घटती है, बताइए अर्णव। डाइलेक्ट्रिक के अंदर आने पर कैपेसिटेंस बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है। बढ़ती है ना, इंक्रीज करेगी। तो जब कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो क्या होगा, ज्यादा चार्ज आएगा, तो बैटरी से चार्ज फ्लो के आना शुरू हो जाता है, करंट चलने लग जाता है। बट हमने एक चीज बोली है कि बहुत स्लोली हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए जो आपका रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज होगा वो भी बहुत स्लो हो जाएगा। डी क्यू बाई डी टी विल बी वेरी स्मॉल। तो आपको पता है कि जो हीट प्रोड्यूस्ड है कनेक्टिंग वायर्स में, दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर व्हेन आई इज वेरी स्मॉल। तो आप बोल सकते हो कि हीट प्रोड्यूस सर्किट में क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी। आ रही है क्या बात समझ में, जस्ट बिकॉज क्योंकि स्लोली इंसर्ट करने वाली प्रोसेस बनाई है हमने, कि बहुत स्लोली इंसर्ट कर रहे हैं तो किसी स्टेज पर एक्स डिस्टेंस तक आ गया। तो नाउ फॉर डी एक्स डिस्प्लेसमेंट वी आर अप्लाइंग एनर्जी इक्वेशन that during this displacement dx work done by battery plus work done by external agency will be equal to change in stored energy plus delta h plus delta k। तो डेल्टा के और डेल्टा एच स्लोली होने की वजह से कैंसिल आउट हो गए। ठीक है ना, अब क्या आ रहा है, आपका एक्सटर्नल वर्क डन आ रहा है। तो एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा, मान लो डी एक्स बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो आप क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स। वर्क डन बाई बैटरी क्या होता है, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट में चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, मान लो डी क्यू है। ठीक है ना, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है ना बेटा, चार्ज चेंज होता रहेगा, इसमें पता है आपको कैपेसिटेंस चेंज हो रही है। अगर बैटरी हटा देते तो चार्ज खत्म ही हो जाती, बात चार्ज कांस्टेंट हो जाता। ठीक है, बट अब क्योंकि बैटरी आपने लगा के रख रखी है तो जब डाइलेक्ट्रिक आएगा तो चार्ज और फ्लो के इधर उधर होगा और चार्ज स्टोर होने की कोशिश करेगा, यहाँ पे चार्ज बढ़ने लगेगा जस्ट बिकॉज कि आपने कैपेसिटेंस बढ़ा दी है जब भी डाइलेक्ट्रिक अंदर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप क्या निकल के आया, एफ एक्सटर्नल डी एक्स इक्वल टू डी क्यू इंटू ई माइनस डी यू।
अब dx को इधर ले जाओ तो क्या निकल के आ रहा है, एफ एक्सटर्नल माइनस डी यू बाई डी एक्स प्लस डी क्यू बाई डी एक्स इंटू ई। ठीक है ना, ये बहुत सारी बुक में बेटा बहुत गलत दे रखा है। ठीक है ना, हमको भी बहुत ही डाउटफुल पढ़ाया गया था जब पढ़ाया गया था, लेकिन फर्स्ट ईयर में जाके मुझे एक बुक में क्लियर हो गया है। वो बुक बहुत अच्छी है, आप भी पढ़ेंगे इंजीनियरिंग में जाके। ग्रिफिथ करके एक बुक आती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है ना, वो बेस्ट बुक है इस फील्ड की, उसने बहुत क्लियरली ये मेंशन किया था, तो वहां जाके समझ आ। ठीक है ना, नहीं तो आप कोई जेई वेई की बुक उठा के देखना, वो कैसे निकालते हैं एफ एक्सटर्नल को, डायरेक्ट माइनस डी यू बाई डी एक्स रखते थे। बल्कि आप देखो यहाँ पर ये माइनस डी यू बाई डी एक्स आ रहा है, कहाँ आ रहा है माइनस डी यू बाई, आंसर उसका मैच कर जाएगा, साइन में गलती आती है बट वो मॉड लगा के उसको काम चला ले। ठीक है ना, तो सीधा बोलते हैं एफ एक्सटर्नल क्या होता है, फोर्स क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो क्या हर जगह डी यू बाई डी एक्स लिख रहे हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क केवल इस पे ही थोड़ी नहीं हो रहा है। समझ रहे हो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो के आ रहे हैं, जो करंट चल रहा है, वो कौन चला रहा है, वो भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड चला रहा है ना। बस यही गलती कर देते हैं वो सीधा, क्योंकि आंसर मैच कर गया। तो एफ फोर्स क्या हो गया, फोर्स हमेशा माइनस डी यू बाई डी एक्स, देख ही नहीं रहे कौन सा कंजर्वेटिव है क्या नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है डायरेक्ट माइनस डी यू बाई डी एक्स में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स वर्क है वो केवल डाइलेक्ट्रिक पे नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो चल रहे हैं वो भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए माइनस डी यू बाई डी एक्स डायरेक्ट लगाना गलत है, बेसिक ये इक्वेशन लगाओ आपको सब कुछ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस डी यू बाई डी एक्स और प्लस डी क्यू बाई डी एक्स इंटू ई। तो देखो आप क्या करोगे, इसमें इसको ई को अंदर ले जाओ, मैं ये वैल्यू निकाल रहा हूँ, इसको आप क्या लिख सकते हो, तो क्यू इंटू ई अंदर चला गया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, डी बाई डी एक्स, टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया क्यू ई बाई टू। ठीक है, तो क्यू ई बाई टू को आप क्या लिख सकते हो, क्यू को सी इंटू ई लिख दो, तो ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ हाफ सी ई स्क्वायर। ठीक है ना, तो हाफ सी स्क्वायर क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड ही तो होती है। तो ये बेसिकली यहाँ से ट्वाइस ऑफ डी यू बाई डी एक्स निकल के आ जाता है, इसलिए एफ एक्सटर्नल कितना आ गया, डी यू बाई डी एक्स निकल के आया। ठीक है ना, तो अगर ये बेसिकली अब ये पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि एफ एक्सटर्नल की डायरेक्शन आपने तो देख ही लिया था कि अट्रैक्टिव है, तो एफ एक्सटर्नल आपने अपोजिट ही माना है। ठीक है ना, तो डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव आना चाहिए, तो माइनस डी यू बाई डी एक्स अगर करते हैं आप शुरू में तो वो नेगेटिव आता, तो वहां बोल देते हैं कि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा गलत चीज है। ऐसे थोड़ी नहीं होता, माइनस डी यू बाई डी एक्स तो पूरा डायरेक्शन देता है ना। ठीक है, तो क्या दिक्कत है कि यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको खींच रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क केवल इस पे ही नहीं हो रहा है, दो जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए केवल इस पर जो फोर्स लगाएगा वो माइनस डी यू बाई डी एक्स के बराबर नहीं आएगा, और वो आता भी नहीं। मेरा बहुत बड़ा डाउट था जब मैं पढ़ता था। ठीक है ना, लेकिन ये उस बुक में बहुत ही क्लियरली उसने इसी इक्वेशन से सब कुछ एक्सप्लेन करके समझा, और फिर ये मैं अपने आप समझ गया कि इसको मैं वहां से कैसे लिंक करूँ, तो देख लो हो रहा है लिंक बिल्कुल। ठीक है ना, इसलिए वो डी यू बाई डी एक्स मैच कर जाता है, क्योंकि ये भी डी यू बाई डी एक्स है। ठीक है, अब वो माइनस डी यू बाई डी एक्स तो गलत हो जाएगा ना, तो अब ये डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव आएगा, तो ठीक है, आपको समझ में आ गया कि अट्रैक्टिव फोर्स है, यहाँ से भी प्रूफ हो गया है। ठीक है ना, क्योंकि आपने एफ एक्सटर्नल अपोजिट लगाया था एक्सेलरेशन जीरो करने की। तो ये आपका सही में क्या है, एफ एक्सटर्नल का पॉजिटिव आना क्या शो करता है कि सही में ये जो है अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे लग रहा है इसका। ठीक है, तो अब आप ये डी यू बाई डी एक्स तो निकाल ही लेंगे, बट ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कैसे मैंने इक्वेशन लिखी है। ठीक है, तो आपके बहुत ज्यादा भी इस तरह एनर्जी इक्वेशन पे भी क्वेश्चन करेंगे अपन एक दो। तो बात यही है कि स्लोली अगर आप इंसर्ट कर रहे हैं तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो। ठीक है, केवल ये टर्म बचेंगी जिसको आप लिख सकते हैं अच्छी तरह बिल्कुल। देखो इसमें डाउट तो नहीं है, ई को मैं अंदर ले गया क्यू इंटू ई, और ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई कर लिया, क्यू को मैंने क्या लिख दिया, सी इंटू ई, तो ये वन बाई टू सी स्क्वायर, तो ये ट्वाइस ऑफ डी यू बाई डी एक्स आ गया। ठीक है ना, ये क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ डी यू बाई डी एक्स यहाँ से निकल के आ गया, तो यहाँ पे रखो कितना आ गया है डी यू बाई डी एक्स से निकल के। तो यहाँ देखो अब आप डी यू बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, उसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको एनर्जी स्टोर पता है क्या, हाफ सी इक्विवेलेंट इनटू वी स्क्वायर। अब मान लो किसी स्टेज पर ये एक्स तक है, तो ये जो ऊपर विड्थ मानी है मैंने, प्लेट प्लेट की विड्थ बी मान ली है मैंने। ठीक है, बैटरी लग रही है वी वोल्ट की, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डी है, तो किसी स्टेज एक्स पर इसमें एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी। तो आप बताओ ध्रुव, ये कॉम्बिनेशन कैसा हो गया कैपेसिटर्स का, आधे में डाइलेक्ट्रिक है इसमें नहीं है, यहाँ पे एयर ही है।
तो दो कैपेसिटर्स बन जाएंगे, बट ये कनेक्टेड कैसे होंगे, सीरीज में या पैरेलल में, उसके अकॉर्डिंग मैं सी इक्विवेलेंट लिखूंगा यहाँ का। तो ये सर बताइए तो आप, पैरेलल में। हाँ ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। ये एयर है, ये डाइलेक्ट्रिक है, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C1 + C2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बन रहे हैं बेसिकली, अगर आप इक्विवेलेंट लिखना चाह रहे हैं इसका, कि एनर्जी स्टोर्ड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लिख के डिफरेंशियल करना है ना तुमको उसका dy/dx की। तो जब ये एक्स डिस्टेंस तक आ गया है यहाँ पर किसी इंस्टेंट पर, तब मैं इसकी एनर्जी लिख रहा हूँ। तो देखिए सबको आती है कैपेसिटेंस लिखनी पैरेलल प्लेट की। मैं इस वाले की लिख रहा हूँ, इस वाले की कितनी होगी, एक्स आ गया तो L - x ये हो गई, और विड्थ तो बी है, तो इसका एरिया कितना होगा, B × L - x। तो एरिया की जगह B × L - x आ गया, बीच में डाइलेक्ट्रिक है नहीं, वैक्यूम है, तो ε0 A/d। तो ये तो आपका C2 आ गया, इस पोर्शन का कैपेसिटेंस आ गया। अब आपको इस पोर्शन का भी कैपेसिटेंस निकालना है, तो इस पोर्शन का एरिया कितना होगा, पूरा एरिया तो अवेलेबल नहीं है, तो ध्रुव बताइए इस पोर्शन के लिए मैं एरिया कितना लूँ कैपेसिटेंस लिखने के लिए। सर B × हाँ B × x आ जाएगा, ε0 B × x/d, बट यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक भी है बीच में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर k यूज कर लिया। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, ये वैसे कुछ भी पूछ सकता है, किसी जनरल स्टेज तक x आ गया, बताओ dy/dx कितना होगा, तो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या करा कि x डिस्टेंस तक मान के आपने क्या दिखा, आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस दिखा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे लिख दिया आपने, C1 + C2। तो आपकी एनर्जी स्टोर्ड कितनी आ गई, हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V²। ठीक है, तो वो आ जाएगी, लेकिन पहले ही मैंने डिफरेंशियल भी कर दिया, चलो कर दो आप भी। C इक्विवेलेंट रखने की जगह मैंने यही डिफरेंशिएट किया, तो du/d है, V²/2 तो कांस्टेंट है, dC इक्विवेलेंट/dx। अब इसकी जगह इससे आप निकाल लो, dC इक्विवेलेंट/dx निकाल लो, कितना आ गया, k ε0 B/d + ε0 B -1/d इंटू V²/2। देखो दिक्कत तो नहीं किसी को भी, एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको ये चीज, कि dy/dx मैंने कैसे लिखा है, सिंपल डिफरेंशिएशन है। तो फिर आपका देखो ये बहुत अमेजिंग बात हो गई, इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है, एग्जाम में आने लायक बन गया। हाँ कृष्णा बिल्कुल सही, वेरी गुड, आ गए बेटा। ठीक है ना, अब कोई मिस नहीं करेगा, सबको रेगुलर रहना है एकदम क्लास में। तो ठीक है, आपका dy/dx आ गया, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x आ रहा है बेटा, ये इंपॉर्टेंट बात है, तो इसलिए कोई ऐसा बच्चा ना हो जो इस फार्मूले को भूल जाए बेटा। ठीक है ना, कि अगर b विड्थ है कैपेसिटर प्लेट्स की, देख लो b कौन सी है, ये वाली मैंने दिखा रखी, ये b विड्थ है प्लेट की, और पोटेंशियल डिफरेंस जो अक्रॉस बैटरी लग रही है mf उसका v है, और बीच की डिस्टेंस d है। तो इस डाइलेक्ट्रिक को बैटरी एक कांस्टेंट फोर्स से पुल करती है पूरा, जब तक अंदर नहीं आ जाए। ठीक है ना, तो मैं इसका टाइम पीरियड भी निकलवाऊंगा आपको, ऑसिलेशन का एक क्वेश्चन। ठीक है, अभी आप इतना ध्यान रखिए कि आपका फोर्स कैसा आ रहा है, कांस्टेंट फोर्स आ रहा है, तो इसको बिल्कुल याद रहना बेटा, डायरेक्ट है एग्जाम में, बता रहा हूं। ठीक है, ε0 BV² k-1/2d, और इसी फॉर्म में याद रखेंगे, b इज द विड्थ ऑफ द प्लेट, d इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द प्लेट। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो कांस्टेंट फोर्स आ जाता है। तो यहाँ तक कोई डाउट बेटा किसी को, डेरिवेशन में फोर्स के कांस्टेंट फोर्स को निकालने में? मैंने केवल इसी इक्वेशन से यूज करी है, एक इमेजिनरी प्रोसेस बनाई जिसमें कि ये स्लोली जा रहा है, तो मुझे कोई डायनामिक्स की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल एनर्जी इक्वेशन से फोर्स निकल गया। ठीक है ना, क्योंकि आप देखो एफ एक्सटर्नल जितना निकाला है आपने, वही तो है इसका फोर्स है, एफ एक्सटर्नल जो निकाला है वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है, क्योंकि स्लोली जा रहा था ना। तो एफ एक्सटर्नल जितना भी आपने निकाला, दैट इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ तक किसी को डाउट बेटा, कोई तो बताइए, यहाँ तक किसी तरह का कंफ्यूजन? जब बैटरी लगी हुई है तब डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर अपने अंदर एक कांस्टेंट फोर्स से पुल करेगा, भूलना नहीं है कभी भी इस बात को। कितना फोर्स है ये निकालने का टाइम थोड़ी नहीं एग्जाम, ठीक है ना, एकदम रटा हुआ होगा तो प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, ε0 BV² k-1/2d, अगर k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हो रहा है। ठीक है,